चलिए देखते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस अभी तक हम लोगों ने आरएलसी और जी के बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन ले ली। अब वन बाय वन हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें और पहली बात करेंगे डीसी में, ठीक है, डीसी में। अब क्योंकि देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, मान लो कंडक्टर तो एक है, मान लीजिए कंडक्टर तो क्या है, फिजिकल हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए एक फिजिकल मीडियम है। बट इस कंडक्टर पे अगर हम लोग सप्लाई डीसी दे तो क्या होगा, एसी दे तो क्या होगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे यहां पर। तो मान लीजिए एक जो रेजिस्टेंस है वो डीसी रेजिस्टेंस है। अगर किसी कंडक्टर का डीसी रेजिस्टेंस फाइंड करना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटू लेंथ एंड इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका यूनिट हो जाएगा ओमिंग, ठीक है, ओम इज द यूनिट। तो ये आपका क्या है, डीसी रेजिस्टेंस। मतलब डीसी रेजिस्टेंस का मतलब है किसी कंडक्टर के ऊपर आपने डीसी सप्लाई दिया है, और डीसी सप्लाई क्या होती है, यूनिफॉर्म। डीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इस वजह से डीसी रेजिस्टेंस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोगों ने इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिया। अब बात करें कि कंडक्टर रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो नंबर वन आता है स्पायरलिंग, ठीक है। तो स्पायरिंग करते हैं अगर हम लोग, कि मान लीजिए कंडक्टर का स्पायरिंग, ये मैंने बाइंडिंग के फॉर्म में आपको पहले भी बता चुका हूं, बट मैंने यहां पे एक ड्राइंग बनाई है आपको कि देखिए क्या होता है स्पायरिंग में। स्पायरलिंग में क्या होता है कि आपकी हर एक लेयर है ना, देखिए सेंट्रलाइज लेयर, उसके ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर, इस तरीके से चलते जाएगा। तो लेयर बाय लेयर, तो हर अल्टरनेटिंग लेयर क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, ट्विस्टेड होगी, स्पाइरल टाइप, स्पाइरलिंग करते हुए अपोजिट। तो मान लीजिए ऊपर वाली लेयर डाउनवर्ड जा रही है, तो इसके बाद वाली लेयर अपवर्ड जाएगी, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्पाइरलिंग है वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, अल्टरनेटिवली क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे या फिर स्पाइरलिंग करेंगे। इससे एक तो स्ट्रेंथ मजबूत होता है, स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस पे ये इफेक्ट आएगा कि ये जो स्ट्रेंड्स है ये क्या करेगा, स्ट्रेंड्स को 1 या 2% एक्चुअल लेंथ, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा सा 1 या 2% ये एक्चुअल लेंथ का इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, अगर लेंथ इंक्रीज किया है तो जाहिर सी बात है 1 और 2% आपका रेजिस्टेंस भी, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो कि एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा उसका भी क्या होगा, 1 से 2% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये डीसी रेजिस्टेंस की बात करी, अभी एसी रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं लाया हूं। और यहां पर देखिए जो सेंट्रलाइज पोर्शन ये काय का बनता है, आपके स्टील स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके बाद आपके ये जो बचे हुए कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स होते हैं। तो पहला इफेक्ट हमारा स्पायरिंग की वजह से क्या होगा, आपका एक्चुअल लेंथ क्या होगा, 1 से 2% बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी 1 से 2% बढ़ेगा एक्चुअल का, ठीक है। चलिए सेकंड फैक्टर देखें हम लोग, टेम्परेचर। हम पहले से जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं कि कंडक्टर में क्या होगा, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। और उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन है, मान लीजिए एक R1 रेजिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 एट सेंटीग्रेड दे रखा है, और आपसे पूछा है कि R2 बताइए एक दूसरे टेम्परेचर पे जिसका T2 टेम्परेचर है। तो आपका जो R2 होगा, R2 हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। ये जो अल्फा है ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और प्लस साइन क्यों है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर के साथ में अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस वजह से यहां पर क्या लगाया हम लोगों ने, पॉजिटिव लगाया, दैट इज हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। और डेल टी क्या हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर राइज हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इंफॉर्मेशन आप बहुत पहले से जानते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्किन इफेक्ट, आपके वाइवा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बताइए स्किन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं डिटेल वर्जन में स्किन इफेक्ट को बताऊंगा, बट यहां पर शॉर्ट समरी दे देता हूं आपको। सो फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ये कौन सी बात हो गई, डायरेक्टली कैसे बोल दिया, चलो समझते हैं वन बाय वन। मान लीजिए अगर मैंने बताया आपको कि जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर तो एक मासूम सा है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, डीसी अप्लाई कर दिया, तो इसका जो करंट है, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म करंट है,
और अगर मैंने एसी अप्लाई कर दिया, अल्टरनेटिव करंट अप्लाई कर दिया, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। और किसी कंडक्टर पे अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है अगर, और जाहिर सी बात है इसमें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लगभग जीरो, बट इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 50 to 60 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और उसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होता है, आपका जो एक्चुअल एरिया है, इफेक्टिव एरिया है, मान लीजिए सॉलिड कंडक्टर है आपका और इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाए, अभी मैं डिटेल बहुत बाद में पढ़ाऊंगा स्किन इफेक्ट, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद में स्किन इफेक्ट डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा शॉर्ट समरी समझ लीजिए। मान लीजिए सॉलिड कंडक्टर है और इसके ऊपर अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, तो यहां पर क्या होता है, इस सॉलिड कंडक्टर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया यूज में जाता है, मतलब इफेक्टिव एरिया क्या हो जाता है, कम आ जाता है। यह है हमारा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, बट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, इसका जो सॉलिड कंडक्टर का कितना पोर्शन यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही यूज हो रहा है। इसका मतलब आपका इफेक्टिव एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्टिव एरिया अगर कम हो जाएगा मान लीजिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और ये जो इफेक्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। आगे चल के इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं स्किन इफेक्ट डिटेल वर्जन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाता है आपका 50 to 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, और हमारी जो पावर फ्रीक्वेंसी है वो 50 और 60 हर्ट्ज से है ना। हमारे इंडिया में क्या है 50 हर्ट्ज पे हम लोग वर्क करते हैं, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे इन शॉर्ट कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट को अभी मैंने शॉर्ट में बताया, आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा परमिएबिलिटी के। परमिएबिलिटी से क्या होगा आपका, तो देखिए परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं हम लोग कि यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स यूज कर रहे हैं, और सेंट्रलाइज पोर्शन पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, स्टील। तो हम बोल सकते हैं कि स्टील का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी एल्यूमिनियम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं मोटा मोटी कि जो एल्यूमिनियम है दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। हम क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम को नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, बट ये कौन सा कंडक्टर है, हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर है। इस वजह से मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, आपका मैग्नेटिक कंडक्टर लिखा है। अब देखिए इससे अंतर क्या पड़ेगा, यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ स्टील जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम है और स्टील की रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब करंट को अलाउ कम करेगा। करंट को अलाउ मतलब करंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्टील में कम होगा और करंट मैग्नीट्यूड एल्यूमिनियम में ज्यादा होगा। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसी वजह से हम बोलेंगे करंट मैग्नीट्यूड के ऊपर कौन सा डिपेंड कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इस वजह से हम क्या बोल देंगे कि रेजिस्टेंस पे परमेबिलिटी का भी क्या होता है, अंतर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आपको देखिए थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं बात को। अब स्किन इफेक्ट में क्या हुआ, सेंट्रलाइज पोर्शन यूज में नहीं था, बट यहां पर सेंट्रलाइज पोर्शन कौन सा, आपका स्टील स्ट्रैंड्स है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टील में क्या होगा, आपका फ्लक्स लिंकअप बहुत ही ज्यादा होगा। फ्लक्स लिंकअप क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से भी स्किन इफेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों कनेक्टेड चीजें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस है वो परमेबिलिटी से भी अफेक्ट कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि परमेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करी तो हम क्या बोल सकते हैं, आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और करंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको चार फैक्टर पता चल गए रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। आपका पहला है स्पायरलिंग, ठीक है, जिसको बाइंडिंग भी बोल सकते हैं आप लोग। दूसरा है हमारा टेम्परेचर। थर्ड है आपका फ्रीक्वेंसी, बहुत कम लोगों को पता होता है, डायरेक्टली पता नहीं होता, इनडायरेक्ट पता होता है बट डायरेक्टली पता नहीं होता है। और परमेबिलिटी। एक और चीज बता दूं, ये देखिए मैंने यहाँ इफेक्टिव की बात कर रहा हूं ना, मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव एरिया की बात कर रहा हूं। लास्ट वन है आपका परमेबिलिटी। तो चार फैक्टर पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा कि जो स्किन इफेक्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्किन इफेक्ट को निकालते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन देखते हैं कि क्या है असल में। ये सब जो बातें करी इसको वापस रिपीट बोलता हूं मैं आपको, और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं स्किन इफेक्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्किन इफेक्ट की। तो स्किन इफेक्ट में देखिए मैं क्या बोलूंगा, एक कंडक्टर है उसमें दो तरह के सप्लाई, डीसी हो सकती है और एक एसी हो सकती है। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, अगर डीसी होगा और एसी होगा तो डीसी में क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, और एसी में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कंडक्टर, ये मान लीजिए कंडक्टर है और अगर इस पे मैं यूनिफॉर्म करंट अगर अप्लाई कर देता हूं, मतलब डीसी अप्लाई कर देता हूं, तो डीसी के केस में कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूटिलाइज होगा और पूरा यूटिलाइज होकर हमें जो भी आपका रेजिस्टेंस, जब जो भी पैरामीटर निकालना चाहे मिलेगा। बट इन शॉर्ट में क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब डीसी अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूटिलाइज होगा। बट जब हम लोग यहां पर एसी अप्लाई करते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी किसकी वजह से और ज्यादा हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ और नॉन यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज होती जाती है। डीसी में तो हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 0 होता है, बट एसी में फ्रीक्वेंसी लगभग हमारा कितना होगा, 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज रहेगा, 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज रहेगा। और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ, और इस केस में हम लोग बाकी आगे की बात करते हैं, हम लोग डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, मजे ये वाला चीज भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर नहीं अटकना। अब यहां देखिए, मान लीजिए कंडक्टर है आपका, एक कंडक्टर है और कंडक्टर का जो सेंट्रलाइज पोर्शन काय का बना होता है, थोड़ी देर के लिए स्टील का बना है, ठीक है, सारे सारे स्टैंडर्ड है और बीच वाली 2 लेयर हमारी काय की, हमारी स्टील की बनी हुई है और बाकी लेयर्स हमारी काय की है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम। और एक और चीज है कि फ्लक्स की एक खासियत होती है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर में और ज्यादा डीपर जाते जाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी आपका इंक्रीज करते जाएगा। और यहां तो खुद स्टील बैठे हुए हैं, तो स्टील बैठने की वजह से इसका परमेबिलिटी ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर सेंट्रलाइज पोर्शन पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक आपका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। सेंट्रलाइज पोर्शन पे आपका जो फ्लक्स रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा या मान लीजिए इंक्रीज करेगा, और सरफेस पे हमारा जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज होते जाएगा। तो सेंट्रलाइज पोर्शन पे अगर फ्लक्स ज्यादा है, टेंडेंसी ऑफ फ्लक्स अगर सेंट्रलाइज पोर्शन पे ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस क्या होगा, N∅ by I। तो हम क्या बोल देंगे कि यहां पर आपका अगर फ्लक्स ज्यादा है तो इंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब नेटवर्क की डेफिनेशन नहीं ले आइएगा कि सर आपने तो बोला था कि इंडक्टेंस क्या है, फ्लक्स लिंकेज और करंट के रेशियो पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लक्स और द करंट। बट ये काय में होता है, लीनियर इंडक्टेंस में होता है। तो नॉन लीनियर में तो क्या हो सकता है, ये अकेला वेरी हो सकता है, बिल्कुल वेरी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल रेशियो से हो नॉन लीनियर इंडक्टेंस में, ठीक है। और हम लोग मशीन में नॉन लीनियर इंडक्टेंस प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर सेंट्रलाइज पोर्शन में फ्लक्स ज्यादा है तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो आपका जो रिएक्टेंस है वो क्या होता है, ओमेगा एल। इंडक्टेंस ज्यादा हुआ तो आपका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, रिएक्टेंस ज्यादा हुआ तो जो करंट है वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस ज्यादा हो तो ऑपरेटिंग करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज पोर्शन पे आपका क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा और सरफेस पे करंट डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। आई बात समझ में कि आपकी जो टेंडेंसी अल्टरनेटिंग करंट के सरफेस लेयर पे ज्यादा होने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्किन इफेक्ट बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, इवन दो इट इज ए सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, ये क्या है असल में सॉलिड कंडक्टर होने के बावजूद, हाँ, इसका जो इफेक्टिवनेस है कि मान लीजिए सेंट्रलाइज पोर्शन पे तो क्या हो रहा है, आपका करंट इंजेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, वो करंट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, करंट सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर का कितना यूटिलाइज हो पा रहा है, इतने सरफेस में ही क्या हो रहा है, ये स्ट्रिप्ड कंडक्टर बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं स्ट्रिप, थिक स्ट्रिप। एक स्ट्रिप नुमा शेप है, एक स्ट्रिप है जो थिक है, थोड़ी सी मोटी है, एक स्ट्रिप है, और इसका सेंट्रलाइज पोर्शन क्या है, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव नहीं होने का मतलब बताता हूं। मान लीजिए हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं और जिस ब्रांच में अगर करंट नहीं जाता है, जिस रजिस्टर में करंट का फ्लो नहीं होता है, उसको आर इक्विवेलेंट में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। वैसे ही यहां पर जिस एरिया में ये सॉलिड कंडक्टर है, इस सॉलिड कंडक्टर के जिस एरिया में हमारा करंट इंजेक्ट नहीं हो रहा है उसको हम लोग एनालिसिस में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, यहां पूरा का पूरा एरिया था, अब ये जो इफेक्टिव, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करने की वजह से जो सेंट्रलाइज पोर्शन यूज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एरिया डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, और इफेक्टिव एरिया डिक्रीज होगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपका मान लीजिए एसी में तो रहेगा फ्रीक्वेंसी, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज एसी रेजिस्टेंस ग्रेटर देन डीसी रेजिस्टेंस,
बिल्कुल सही है। किसी भी एक कंडक्टर का सेम कंडक्टर पे अगर डीसी अप्लाई करेंगे, सेम कंडक्टर पे एसी अप्लाई करेंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंस आएगा। एसी के केस में ज्यादा मिलता है, और कितना ज्यादा मिलता है हमारा, आर ए सी इक्वल टू 1.2 से लगाकर 1.6 टाइम्स ऑफ आर डी सी। ये नॉट माइनस नहीं है ना, 1.2 से लगा के 1.6 में कोई भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एग्जांपल जैसा मानूं कि आर ए सी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूं। मान लीजिए आप इंडक्शन मशीन के जब अगर आप कॉलेज में होंगे तो आप लेबोरेटरी में इंडक्शन मशीन के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंडक्शन मशीन के एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं कि वहां का वाइंडिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आप किसी भी 3 फेज वाइंडिंग का अगर आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, लेबोरेटरी में क्या परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी में ट्रेनर बोर्ड लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट इंजेक्ट करते हैं, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट आप इंजेक्ट करते हैं। जब इंजेक्ट करते जाएंगे और 2-3 रीडिंग ले लेते हैं और आप क्या बोल देते हैं, देखिए आप कैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वोल्टेज और करंट किसी वाइंडिंग पे, ये वाइंडिंग है हमारी, ठीक है, ये वाइंडिंग है, इस पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा, डीसी वाला। तो यहां पर 1 2 3 तो हम लोग देख लेंगे 230 और करंट आ गया 5 एम्पेयर। इस हम लोगों ने कितना 20 वोल्ट अप्लाई करा, 5 एम्पेयर करंट आ गया, फिर 50 वोल्ट अप्लाई किया, 10 एम्पेयर आ गया। इस तरीके से हम लोग रैंडमली वोल्टेज और करंट की रीडिंग ले लेते हैं और इनके हर एक रेशियो पे आपके देखिएगा आरडीसी अलग अलग निकलता है और बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म होगा जब आप इस पे किसी वाइंडिंग पे डीसी दे देंगे तो वोल्टेज और करंट का रेशियो आपको क्या दिखाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस तो क्या रहेगा, डीसी में लगभग नेग्लिजिबल, तो यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। तो V बाय I का रेशियो आपको क्या देगा, यहां पर लैब की बात कर रहा हूं मैं, डीसी देगा। और फिर आप अगर RAC लिखते हैं तो आपका जो भी लैब मैनुअल में जो फैक्टर दे रखा हो 1.2 से 1.6 के बीच में 1.5 टाइम्स ऑफ RDC करके आप रेजिस्टेंस बोल देते हो, और यही रेजिस्टेंस आपका इंडक्शन मशीन की वाइंडिंग रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लैब में भी परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब RDC और RAC में अंतर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर हमारा इफेक्टिव एरिया कम होता है, बिकॉज क्योंकि फ्लक्स डोमिनेंट होता है सेंट्रलाइज पोर्शन पे और करंट इंजेक्ट नहीं होने देता है। और देखिए इंडक्टेंस की खासियत है कि फ्लक्स है, इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। चेंज इन करंट तो अल्टरनेटिव हो रहा है, तो अल्टरनेटिंग क्या है, यहां पर चेंज इन करंट हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो चेंज इन करंट को अपोज करता है और वो सेंट्रलाइज पोर्शन पे आने नहीं देता है। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इवन दो इट इज अ सॉलिड कंडक्टर, बट हम लोग यूज कितना कर पा रहे हैं उसका, थिक स्ट्रिप टी, कुछ ही एरिया यूज कर पा रहे हैं, सेंट्रलाइज पोर्शन यूज नहीं कर पा रहे। आई बात समझ में। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी इफेक्टिव डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट में ये इफेक्टिव एरिया क्या है आपका, कम है, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इफेक्टिव में क्या अंतर है, थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं आपसे, ऐसा पूछूं कि किसी कंडक्टर का बताइए, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा स्किन इफेक्ट के कारण, तो आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस, एक्चुअल रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। आई बात समझ में। ये जब हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर करंट और फ्रीक्वेंसी पे जिस पे हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से। बट जैसे आप सप्लाई जीरो कर दोगे तो वापस आपका रेजिस्टेंस जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल रहेगा। आई बात समझ में। तो हम लोग ये जो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम लोग ये मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, तो आपको ये भी क्या होगा, वेरिएबल रहेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को एक फिक्स वैल्यू नहीं है, डिपेंड करेगा आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन पे, ठीक है। ऑपरेटिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी, और साथ साथ कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से हमारा क्या होगा, परमेबिलिटी चेंज होगा, तो इसके हिसाब से हमारी सारी चीजें चेंज होगी। बट एक्चुअल रजिस्टर आपका चेंज नहीं होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसका मतलब आपको अब क्लियर आइडिया हो गया होगा स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट अपने एक कंडक्टर की वजह से होता है, सेल्फ इफेक्ट है ये असल में। एक इफेक्ट और होता है दैट इज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, आपसे बहुत बार ये भी वाइवा में पूछते हैं। तो चलिए स्किन इफेक्ट बता दिया, तो एक जैसा ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को भी देख लेते हैं।
सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ वेरी सिमिलर टू द स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट जैसा ही होता है, बट स्किन इफेक्ट इज ड्यू टू वन कंडक्टर एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज ड्यू टू मोर देन वन कंडक्टर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्किन इफेक्ट अपने सेल्फ कंडक्टर, खुद के कंडक्टर की वजह से, एक ही कंडक्टर के इफेक्ट की वजह से होता है, बट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इसके नियर बाय जो भी कंडक्टर प्लेसिंग है उसका इफेक्ट भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस इसके करंट की वजह से, इसके फ्लक्स की वजह से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, केस डिस्कस करते हैं, एक या दो केस। मान लीजिए फर्स्ट नंबर का जो केस है वो इस तरीके से केस डिस्कस कर लिया मैंने। मान लीजिए दो कंडक्टर है जिसमें करंट दोनों में क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। और सेकंड केस हो सकता है कि मान लीजिए दो कंडक्टर है जिसमें करंट क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहा है। इधर करंट क्या हो रहा है आपका, अपोजिट जा रहा है, ठीक है। आई करंट जा रहा है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर थोड़ा सा आपका 11-12 का कॉन्सेप्ट चेक करें कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्शन बोल देते हैं, बट असल में ये क्या है, हमारा अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। और ये क्या है हमारा, रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव या रिपल्शन फोर्स, ठीक है, जो भी बोलना चाहो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इसको थोड़ा सा और इलोबरेट मैनर में अगर हम लोग समझे तो पहला केस देखते हैं ना। पहला केस अगर देखें, फर्स्ट केस को अगर मैं समझा दूंगा तो सेकंड ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कंडक्टर, थोड़ी देर के लिए हम लोग कंडक्टर बनाते हैं। कंडक्टर मैंने बना दिए इस तरीके से, दो कंडक्टर बना दिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या बना दिए, दो कंडक्टर बना दिए। इसमें क्या होगा, करंट जा रहा है। देखिए एक डॉट और क्रॉस पोलरिटी में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं यहां पर कि ये आपने देखा है, ये भगवान श्री राम का, ठीक है। श्री राम के नाम को आज की तारीख में बहुत लोग गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये तीर है और ये पीछे के साइड में क्या होती है, पंखड़ियां होती है। रामानंद सागर के रामायण में आपने देखी होगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो तीर होता है, इसमें क्या होता है, आगे की साइड में एरो होता है, पीछे की साइड में क्या होता है, ये क्रॉस क्रॉस बना होता है। मान लीजिए तीर आपके पास साइड में आ रहा है, कहीं से कोई तीर छोड़ा गया है और आप पर आ रहा है, तो आते हुआ जब आएगा, ठीक है, आप इंजीनियर हो तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। ये जब तीर आपके साथ सामने आएगा, आता हुआ तीर रहेगा जो आपको एकदम भेदने वाला है, तो क्या दिखाई देगा आपको, क्रॉस सेक्शन व्यू क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। और आप अगर तीर चला रहे हैं तो चलाते हुआ तीर आपसे जब तीर दूर जा रहा है, ये जो तीर है, ये एरो है जो आपसे दूर जा रहा है, तब आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा क्रॉस दिखाई देगा, ये क्रॉस दिखाई देगा। इसका मतलब जब तीर आपके पास आ रहा है, जब तीर आपके पास आ रहा है ना, तो यहां पर तो दोनों क्या है आपके, जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो क्या हो गया, ये क्रॉस, और ये भी क्या हो गया आपका, क्रॉस हो गया। ये जब जा रहा है और तो ये क्रॉस हो गया, और ये जब आ रहा है तो डॉट हो गया। आई बात समझ में। तो इसका मतलब हमारा करंट अगर इंजेक्ट हो रहा है, जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस। और ये करंट हमारा, ठीक है, इसमें भी करंट क्या है, दूरी जा रहा है, तो दूरी जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस जब जा रहा है, थोड़ी देर के लिए थंब अपने जो करंट अंदर जा रहा है उसकी डायरेक्शन में रखिए और कर्ल करिए, अंदर की साइड में कर लिए थंब और ये कर्ल। तो ये चार फिंगर हमें क्या करेगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इस कंडक्टर के सरफेस के आसपास जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप होगा उसका डायरेक्शन हमें शो होगा। इसका मैंने डायरेक्शन शो कर दिया इस तरीके से, ये ठीक है, ये शो कर दिया मैंने डायरेक्शन, एरो भी बना दिए ये इस तरीके से ना, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, ये ऐसे ही करेगा, यहां पर भी कैसे करेगा, अंदर की साइड में जा रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस तरीके से दिखाई देगा, हमें इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और बना देते हैं एक, इस तरीके से हमें उधर की साइड में दिखाई देगा। अब देखिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब ये पास में रहेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो एरो है, ये दो एरो ध्यान से देखिएगा, ये जो एरो है, ये यहां जाने के बजाय इसे लगेगा कि इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इधर वाला जो एरो रहेगा, तो इन्हें क्या दिखाई देगा, इन्हें दिखाई देगा कि क्यों ना हम यहीं से टर्न ले ले। तो ये वाले जो एरो है ये यहीं से टर्न लेके इधर चले जाएंगे, और ये वाले जो एरो है इस वाले पाथ पे चले जाएंगे, थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों कंडक्टर रखे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका जो पाथ है वो कैसा बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पाथ बनेगा वो कुछ ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथ क्या होगा, एक कंप्लीट पाथ कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब इधर वाले फ्लक्स का, इधर वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स है उसका इन्वॉल्वमेंट इधर भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, इसके डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही है, बस पाथ इसने चेंज कर लिया बड़ी स्मार्टली।
पाथ चेंज होने की वजह से। अब देखिए क्या हो गया, जो इनर पोर्शन है आपका, ये जो इनर पोर्शन है, ये जो इनर पोर्शन है, इसके ऊपर क्या हो गया, फ्लक्स कम हो गया। तो अगर मैं बात करूंगा इनर पोर्शन की अगर बात करूंगा, इनर पोर्शन के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, N5 क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, फ्लक्स लिंकअप क्या हो गया हमारा, लिंकेज डिक्रीज हो गया। और आउटर पोर्शन पे क्या हो गया, आउटर पोर्शन पे हमारा N5 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर आउटर पोर्शन पे N5 ज्यादा हो गया तो यहां पर हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस ज्यादा होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ज्यादा करंट कहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ज्यादा करंट आपका हम कहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इनर लेयर से हमारा जो करंट है वो ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्लक्स क्या है हमारा, कम है। इस वजह से आपका देखिए एरिया क्या हो जाएगा हमारा, जैसे जैसे हम लोग मतलब जो एक्चुअल सॉलिड एरिया था वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा और इस एरिया की वजह से आपका रेजिस्टेंस भी अफेक्ट करेगा। सिमिलर एग्जांपल आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूं यहां पर कि यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से इसका डायरेक्शन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस, और ये डॉट, थोड़ी देर के लिए क्रॉस, और ये हो गया हमारा डॉट। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बताया, पूरा नहीं बताऊंगा मैं, अभी आधा बता। और ये बाहर है तो इसका ऐसा रहेगा, ठीक है, इसका रहेगा। ये डायरेक्शन बताने के लिए मैंने एग्जांपल उठा लिया है, चलो इसका ऐसा रहेगा। तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहां सेंट्रलाइज पोर्शन पे क्या रहेगा आपका, फ्लक्स ज्यादा रहेगा, N5 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो N5 ज्यादा रहेगा, इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, एक्सेल क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इनर पोर्शन से करंट कम हो जाएगा, यहां इनर पोर्शन से करंट ज्यादा था, दोनों में ही क्या रहेगा, एरिया का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बट दिक्कत इस बात की है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ये जो दो कंडक्टर के पास जो दो कंडक्टर का जो स्पेसिंग है बहुत ज्यादा होता है ओवरहेड के केस में। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो मीटर्स में होता है। इस वजह से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल हम लोग मानते हैं, किस केस में, हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में। बट अंडरग्राउंड केबल में क्या है, एक ही कोर में, एक ही हमारे उसमें तीनों कंडक्टर्स प्लेसिंग होती है, ए बी सी तीनों। हम लोग अंडरग्राउंड में क्या करते हैं, एक ही में ए बी और सी, ए बी और सी तीनों कंडक्टर प्लेस करते हैं, तो इनकी डिस्टेंस काफी पास में होती है। इस वजह से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमारा अंडरग्राउंड केबल में हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहे, बट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इसको हम लोग लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इस तरीके से आपका स्किन इफेक्ट भी खत्म होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी खत्म होता है। हम लोगों ने भरपूर एनालिसिस किया है रेजिस्टेंस के बारे में, सारे इफेक्ट जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा चलने वाला है, दैट इज इंडक्टेंस। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे इंडक्टेंस के साथ।